नाजरीन, ये है रेड लाइन। वही हुआ जो होना था, यानी पाकिस्तान में फ़ौज की कमान तब्दील हो गई और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ मुतय्यन हो गया। इसके साथ वही हुआ जिसकी तवक्को थी। सदर मुमलिकत ने इमरान खान को मोतबर करने की कोशिश की और उसके बाद वही होगा जो इमरान खान चाहेंगे, यानी वही धरना और वही स्यापा पीटीआई की तरफ से बताया जा रहा है कि नई फौजी क़यादत से हम वही डिमांड्स कर रहे हैं जो पिछली क़यादत से की थी, और अगर ये डिमांड्स पूरी ना हुई तो हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इमरान खान और प्रेसिडेंट अलवी का खेल उस पर भी जाएंगे और ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट अलवी का बिलखुसूस आज रोल क्या था। पीटीआई की सियासत आने वाले दिनों में नए एलामिये की सूरत में जो हमारे सामने आई है वो पुरानी सियासत से मुख्तलिफ नहीं है, उसका रुख क्या होगा। इसी में हम जनरल कमर जावेद बाजवा की स्पीच का भी जिक्र करेंगे, अगरचे वो अब ख़बरों से निकल गए हैं लेकिन निकले नहीं भी हैं। उन्होंने कल कुछ बातें की हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। आखिरी उनकी तकरीर थी जो हमें शाहजहाँ के मौके पर, और उन्होंने बहुत सी बातें की, उसका भी हम तज्जिया करेंगे। सोचिए में ज़ाहिर है आज आर्मी चीफ़ की तैनाती है तो ट्रेंडिंग के अंदर आर्मी चीफ़ ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ पिंडी में इकट्ठे होने का ट्रेंड पीटीआई का भी चल रहा है और कुछ ट्वीट्स हैं जिसके अंदर दिल की भड़ास भी निकल रही है। ख्वाहिशात का जो कत्ल हुआ है उसका मातम भी आपको नज़र आता है। कुछ ने बहुत बड़ा यू टर्न भी लिया है, तो वो ट्वीट्स भी हम आपके सामने रखेंगे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि ये मामला खुश उसलूबी से तय कैसे हो गया, राना सनाउल्लाह खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो ये फरमाइएगा कि सदर मुमलिकत का जाना इमरान खान के पास और उसके बाद फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या ये आज के दिन के मेन्यू, स्क्रिप्ट या तवक्कुआत में था, या आपके ख्याल में ये अनहोनी थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये घटियापन था और एक झूठी अपनी अना को जो है वो तस्कीन देने के लिए एक ऐसे ऑफिस को जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ऑफिस है उसको एक्सपोज करने, डिसग्रेस करने की एक जो है वो अहमकाना जो है ये रवश थी। और अफसोस है कि इस आईनी ओहदे पे फाइज जो आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने इससे पहले भी खैर इसकी कोई पासदारी नहीं की, लेकिन आज वो बहुत बुरी तरह से जो है वो एक्सपोज हुए और वो जिस तरह से गए तो उससे मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी भी इज़्ज़त जो है उसमें रखना डाला और इस ओहदे को भी जो है उन्होंने जो है वो डिसरिगार्ड किया। और वो झूठी अना का जो मालिक है उसको तो सिर्फ यानी स्कोर सेटल कि हाँ अगर वज़ीर आज़म जो है वो नवाज़ शरीफ से कर सकता है मशवरा तो अलवी साहब मेरे साथ क्यों ना करें। वो भाई वज़ीर आज़म तो एक सियासी ऑफिस है, वो तो एक सियासी जमात का सदर है, उसने तो अपनी जमात से भी करना है मशवरा, उसने बाकी सियासतदानों से भी करना है, लेकिन प्रेसिडेंट का ऑफिस एक आईनी ऑफिस है और फिर उसने कोई फ़ैसला नहीं करना। वज़ीर आज़म ने तो फ़ैसला करना था, सदर ने तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। जब राना साहब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये सब कुछ हो रहा था तो पीएम हाउस में या पीएम ऑफिस में या आपके जो करीबी रुफ़काकार हैं, आप कलीदी मेंबर हैं वफाकी काबीना के, आपके जहन में था कि आखिर में आके सदर मुमलिकत जो है झट से समरी पे साइन कर देंगे, या आप तवक्को कर रहे थे कि इतनी बड़ी उन्होंने आइनी तौर पर रिस्क लिया है और अपने ओहदे को मजरू किया है तो आखिर में आके कुछ बड़ी इसके अंदर रखना ना डालें? तवक्कुआत क्या थी उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग एक जो होती है एक यानी इनफॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग वो थी और चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में था ये बात कि वो ये कर देंगे, वो ये करेंगे, वो इसको रोक नहीं सकते क्योंकि फ़ैसला तो वही है जो प्राइम मिनिस्टर ने कर देना है, उसके बाद उनका रोकने का तो मामला बनता नहीं है।
लेकिन उन्होंने जो है वो ये इशारतन ये बात की थी कि मैं इस तरह से जाऊंगा और उसके नतीजे में जो है ये मामला रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो वो फिर जहाज़ तो प्राइम मिनिस्टर का ही था जो उन्होंने फौरी तौर पे उनके लिए अरेंज किया और वो फिर इस्लामाबाद से जो है वो लाहौर पहुंचे और लाहौर से फिर वापस आके तो वज़ीर आज़म के जहाज़ में वो गए, तो फिर आप एतराज़ क्यों कर रहे हैं? एक तो आपने उनको जहाज़ दिया, और फिर उनको कह रहे हैं कि उन्होंने देखें कितनी गलत बात की, तो आपने जहाज़ क्यों दिया उनको? नहीं, तो हमने उनको ये तो नहीं कहा था कि आप ये काम करें, ये काम तो उन्होंने अपनी मर्जी से किया। तो जहाज, राना साहब वो जहाज सब्जी लेने के लिए तो नहीं जा रहे थे ना, इमरान खान से मिलने के लिए जा रहे थे। नहीं तो फिर हम क्या कहते उनको, क्या बस पे चले जाएं? जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैंने जाना है और ये मैंने इस तरह से करना है, तो फिर हम उनको ये कहते कि आप बजरिया मोटर पे जाएं। वो तो फिर जहाज़ देना तो उनको बनता था, और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर का, और वो आपको ये बता के गए थे कि जब वो वापस आएंगे तो ये मामला तय हो जाएगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी जी। ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी न किसी जगह पे ये मौजूद थी। और जब इसहाक डार साहब जिस रोज़ मिले थे तो उस रोज़ भी उन्होंने जो है वो ये यकीन दहानी करवाई थी कि मुझे ये मालूम है कि मैं उस एडवाइस के ऊपर अमल करने का पाबंद हूँ, मैं उसमें डिले अगर करूँगा तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि वो एक आईनी अमल को जो है वो ख़राब करने के मुतरादिफ होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इसको नहीं रोकूँगा और मैं इसके ऊपर अमल करूँगा। तो लेकिन बाद में फिर क्योंकि इमरान खान साहब को पता चल गया तो उन्होंने कहा कि मैंने खेलना है इसके साथ, तो उसमें फिर ये उसकी जो झूठी अना है जिसकी तस्कीन के लिए उसने पूरे मुल्क में जो है वो एक फसाद और एक तमाशा लगाया हुआ है, तो उसकी तस्कीन के लिए जो है वो फिर प्रेसिडेंट साहब ने जो ये तरीका निकाला, गो उनके मनसब से तो ये मुताबिकत नहीं रखता था, लेकिन अब ये उनका अपना फ़ैसला है कि उन्होंने अपने मनसब को किस हद तक जो है वो ऑनर करना है और किस हद तक नहीं करना। अच्छा, अब आपकी हुकूमत के मुख्तलिफ हलकों में आप समेत, वज़ीर दिफा समेत, वज़ीर आज़म समेत तवक्कुआत यही बनाई गई और अभी भी तवक्कुआत हैं कि जब ये मामला तय हो जाएंगे, फ़ौजी कमान तब्दील हो जाएगी तो मुल्क के अंदर हैजानी कैफियत जो है वो कम हो जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर की भी तवक्कुआत ये हैं कि मार्केट्स काम डाउन हो जाएंगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया देख रहा हूँ जो ऑफिशियल पेज के ऊपर उन्होंने जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने पहले तो बड़ा मुकदमा बनाया कि उनकी क़यादत के साथ और सहाफ़ियों के साथ और इंसानी हकूक़ के साथ हुआ क्या पिछले 8 माह के अंदर। फिर उन्होंने नई फ़ौजी क़यादत से तवक्को ये की है कि मुल्क में आइनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने ये भी लिखा है कि अवाम फ़ौज से तवक्को रखती है कि मुल्क के बैरूनी ख़तरात के साथ साथ अंदरूनी मामलात पर अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए सियासी जमातों के लिए के हकूक़ जो हैं वो सलब नहीं करेंगे। आखिर में जो सबसे बड़ी बात की है वो ये कि आपने जल्द नए इंतखाबात करवाने हैं। तो ये जिस हैजान की कमी की हम तवक्को लिए बैठे थे वो तो अपनी जगह पर बरकरार है, 26 को उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा भी होना है। तो मैं ज़रा आपकी असेसमेंट चाह रहा हूँ कि तब्दीली फिर क्या आई कमान की तब्दीली के साथ? देखें जी, कमांड की तब्दीली के साथ जो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी आने वाले दिनों में, पहली बात तो ये है कि जो इंस्टीट्यूशन ने, अदारे ने जो फ़ैसला किया है कि वो इन फ्यूचर ए पॉलिटिकल किरदार जो है वो अपनाएगा, उसमें कोई शक नहीं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ कमर जावेद बाजवा साहब जो अब आउटगोइंग आर्मी चीफ़ हैं, उनकी लीडरशिप, लेकिन उसमें वो आवाज़ें जो बड़ी मौसर थीं और जिन लोगों ने अदारे को इस फ़ैसले पे पहुंचने के लिए एक कलीदी और बुनियादी किरदार अदा किया, उसमें नामज़द आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो उनका एक लीडिंग रोल है। वो यानी इस बात पे ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि अदारे की इज़्ज़त इसी में है
कि वो ए पॉलिटिकल किरदार जो है वो अदा करे। इसलिए तब्दीली ये है कि इमरान खान साहब और पीटीआई ये भूल जाए कि उनको मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको इलेक्शन की डेट लेके देगी। इलेक्शन की डेट अब उनको इस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी लेके नहीं दी। इन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी गालियां दी, बड़ा तमाशा लगाया, लेकिन उन्होंने भी जो है ना वो इनकी बात के ऊपर जो है वो ब्लैकमेल नहीं हुए। तो राणा साहब, अगर ये पॉलिसी का तसलसल रहा इलेक्शन की तो डेट आप तो बेहतर समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट लेके नहीं देगी जी। हाँ, ये है लेकिन कि अगर इन्होंने इलेक्शन की डेट लेनी है तो ये सियासतदान बने, ये सियासतदानों के साथ आके बैठे, ये मिले मौलाना फजलुर रहमान से, ये मिले मियाँ शहबाज शरीफ से, फ़ोन करे मियाँ नवाज शरीफ को, आपको पता नहीं वो ये नहीं होगा, साहब से बात करे। साहब आपको पता है कि ये नहीं होगा, इसमें कोई रुकावट है तो ये नहीं होगा, तो फिर इसी तरह से ये खज्जल होगा, खराब होगा और जलील और रुस्वा होगा। फिर इलेक्शन फिर जो है वो अक्टूबर 2023 में होंगे। राणा साहब, खज्जल और ख्वार जो है इस तमाम झगड़े के अंदर मुल्क हो रहा है, मुल्क की मईशत हो रही है। आप भले इमरान खान को और भी 3-4 सुना दें, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब इतनी बड़ी जमात शहरों के अंदर इज्तिमा करती फिर रही है और वो एहतजाज करती फिर रही है और नई क़यादत जो है वो पुरानी क़यादत की न्यूट्रलिटी की पॉलिसी लेके चल रही है, बल्कि आप तो कह रहे हैं कि नामजद आर्मी चीफ ने उसमें कलीदी किरदार अदा किया, इसका मतलब है कि झगड़ा तो फिर इमरान खान के साथ चलता रहेगा। नहीं, देखिए अपना तलत साहब, ये इस कौम की बदकिस्मती है कि इसमें ये एक फितना और शर जो है ये पैदा हो गया है, और ये जब तक इसका वजूद है ये इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं पैदा होने देगा, और जब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा मुआशी इस्तेहकाम भी पैदा नहीं होगा। ये एक फितना है, ये जब तक इसका वजूद है ये मुश्किल इस कौम को, इस मुल्क को जो है वो दरपेश रहेगी, क्योंकि उसका बुनियादी साहब अभी आप उनको दावत दे रहे थे आपके साथ बैठ के बात करें, अभी आप उनको फितना और शर कह रहे हैं, अभी आप उनका सर कुचलने की बात कर रहे हैं। तो नहीं करेगा ना, तो ये भी कोई नहीं करेगा ना, ये भी कोई सियासी मुहावरा तो नहीं है ना? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, वो करेगा नहीं। अगर वो करे, अगर वो इलेक्शन चाहता है, अगर वो इलेक्शन डेट चाहता है, तो जो बात मैंने की है उसके ऊपर अमल करे, ये मसला हल हो जाएगा। सियासतदान जब मिल के बैठते हैं तो डेडलॉक टूट जाते हैं, रास्ते निकल आते हैं। लेकिन इस आदमी का, इस फितने की बदकिस्मती ये है कि वो ये कहता है कि मुखालफ सियासी जमातों या सियासतदानों के साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अब ये जो सूरत हाल है ये बदकिस्मती है कौम की, मुल्क की। अब इसका क्या किया जाए? इसका हल किसके पास है? किसी के पास नहीं है। नई क़यादत के पास भी नहीं होगा। नहीं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये आदमी ना किसी की सुनता है, ना किसी की समझता है, ना इसकी पार्टी को इसको बात समझा सकती है, ना ये उनमें से किसी की बात को मानता है। ये अपनी वज़े कते में एक ऐसा इंसान है कि ये सियासतदान ख़ुद को कहता है, लेकिन ये जो है वो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में ये कहता है कि मैं अपोजिशन को ख़त्म कर दूंगा। अब मुझे बताएं कि ये मुमकिन है? ये जिस तरह से वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं सबको जो है वो ख़त्म कर दूंगा। आप मुझे बताएं कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में ये मुमकिन है? पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में तो ट्रेजरी और अपोजिशन जो है वो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा सीरियस मसला है। पूरी कौम को इस बंदे का इदराक करना चाहिए, पूरी कौम को ये सोचना चाहिए कि ये जो यानी अजाब इस कौम को लाहक है, इसका क्या इलाज किया जाए। अगर ना किया ये कौम को हादसे से 2-4 कर देगा। अगर जर्मन कौम जो है वो हिटलर के पीछे ना लगती तो आज वो दुनिया को लीड कर रही होती। वो उसके पीछे लग गई और उसके बाद फिर 50 साल उन्होंने गुलामी काटी। ये भी इसी तरह से इस कौम का, इस मुल्क का एक्सीडेंट करवाएगा। ये आपने अभी जो बयान दिया वो पिछले 2 घंटे में जो उम्मीदों से बनी हुई फिजा थी, दुआया कलमात और
नेक ख्वाहिशात, उस गुब्बारे के अंदर से आपने हवा वैसे काफ़ी निकाली है, बट आई थैंक यू फॉर दैट कि एक रियलिटी चेक है कि पाकिस्तान के अंदर नई क्या आप दो दिन बाद आप देख लेंगे, दो दिन बाद आप मेरी बात को जो है वो याद करेंगे, ऐसा ही होना। नहीं, मैं तो खुद ये एक रियलिटी चेक की बात करता रहा हूँ सारा दिन। मैं ये कहता रहा हूँ कि तवक्कुआत हमने ज़्यादा ही बढ़ा दी हैं। नया आर्मी चीफ आया, को पाकिस्तान में तेल नहीं निकल आया, ज़्यादा तवक्कुआत को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है। हमारे पास जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। किरण नाज, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, अपना प्रोग्राम भी समा पर करती हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम ज़रा जज साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सदर साहब के कंडक्ट के ऊपर अभी राना सनाउल्लाह ने बात की और मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि एतराज़ भी पहले किया, फिर कहा कि प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे वो, और प्राइम मिनिस्टर ने जहाज़ उनको दिया था और वापस लेके आए थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ आप एतराज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जहाज़ भी दे रहे हैं, लेकिन सदर को क्या जाना चाहिए था? मैं ज़रा आइनी तौर पर देखना चाह रहा हूँ कि अगर वो गए हैं, कंसल्ट किया है उन्होंने, और वो डोजियर्स इमरान खान के साथ शेयर किए हैं जो एक एतमाद पर मबनी कॉरस्पॉन्डेंस है बिटवीन हिम, हिज ऑफिस एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कितना डिविएट किया आज सदर ने? देखिए, इसमें तलत साहब बुनियादी तौर पर दो बातें हैं। एक तो उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है कि ही हैज़ टू बी ए नॉन पार्टीजन, और ये हमारा उनकी जो हल्फ में ये लफ्ज़ शामिल है। ठीक। और बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि सदर साहब किसी भी स्टेज पर नॉन पार्टीजन हमें नज़र नहीं है। ठीक। दूसरा, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है जो किसी भी उनके ज़ाहिर है एक समरी GHQ से मूव होने से पहले की एक स्टेज है, उस पर हर कोई डिस्कस कर रहा है, सारी बात कर रहा है, सब लोग अंदाजे लगा रहे हैं। एक है समरी मूव हो जाने के बाद, उसके बाद जब वो समरी मूव होगी तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो चीज़ आ जाएगी, और उसमें से अगर उन्होंने किसी एक ऐसा बंदा जो कोई पोर्टफोलियो नहीं है जिसके पास और जो रेलिवेंट नहीं है इस सारे इस प्रोसेस में, उसके साथ जाके ऑल द वे लाहौर जाके और इस चीज़ को वो डिस्कस करें या डिस्क्लोज़ करें कि मेरे पास ये चीज़ आई है, तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक है, अभी तो वो उनको एक प्रोटेक्शन हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन अगर ये इस्टेब्लिश होता है कि दिस ऑफेंस वाज कमिटेड वाइल इन ऑफिस, तो जब वो ऑफिस से बाहर आएंगे तो ये उन पर एक मुकदमा भी कायम हो सकता है। ऑफिस के अंदर रहते हुए भी इम्पीचमेंट के प्रोसेस पे अभी हम आते हैं, ज़रा उस पर भी बात करते हैं कि अगर सदर मुमलिकत जो हैं वो ज़हनी तौर पर माजूर हो जाएँ या फिजिकली डिसेबल्ड हो जाएँ या वायलेट करें कॉन्स्टिट्यूशन को, मेरे ख्याल में आर्टिकल 47 ये क्या है, तो उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर भी आते हैं। ज़रा किरण, हम डिस्कशन करते रहे आज थ्रू आउट द डे, और एक ये सेट ऑफ आर्गूमेंट ये था कि सदर ने जाके इमरान खान से बात की, उनको समझाया, और इमरान खान को समझ आ गई, और सदर ने एक बड़े फराख दिल शख्स का किरदार अदा किया, प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ भी इस्तेमाल किया, और आखिर में आके समरी को साइन कर दिया। नॉट अ बैड थिंग पॉलिटिकली, अगर आप इसको देखें तो आपको क्या लगता है कि रोल फिर ठीक ही था? आईनी बहस तो हम कर ही रहे हैं। सर, बेसिकली अस्सलाम वालेकुम, ये उस एपिसोड को दोहराने की कोशिश की है, वो जो ये अदम एतमाद वाली एपिसोड हुई थी, उस एपिसोड को दोबारा दोहराने की कोशिश की है। स्पीकर साहब जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये कि आप देखें पिछले 2 हफ्ते से एक इमरान खान साहब ने अपना टोन डाउन किया, उन्होंने अपने बयानियों को तब्दील किया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, फिर वो अमेरिका के रजीम चेंज जो है वो बैकफुट पे आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने आर्मी के हवाले से कहा कि जी उनको तो कोई मसला ही नहीं है, कोई भी आए मेरिट पर आए, फिर वो चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में भी सिलसिला हो गया उनका कि वो भी मेरिट पर आए। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये तासुर देने की कोशिश की है खान साहब ने कि वहाँ पर गए सदर साहब और फौरी तौर पर वापस आ गया, और उसके बाद जो टाइम दिया गया था उस टाइम के ऊपर वो समरी भी आ गई, तो उन्होंने ये एक तासुर देने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक, इस आर्मी चीफ से या जो भी आर्मी चीफ है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब उसका जो मुझे ऐसा महसूस होता है कि खान साहब ने हर तरह की एजुटेशन करके देख ली, जो वो अपना एक नैरेटिव लेकर चल रहे थे, जो वो इलेक्शन के हवाले से मुसलसल एक बात कर रहे हैं, उनको नहीं कुछ हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, तो अब शायद खान साहब अपना एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वही परवेज इलाही साहब वाली बात कि अब वो शायद फिर वो प्लान कर रहे हैं कि अब दोबारा कोई उनको नैपी चेंज करने वाला मिल जाए, लेकिन शायद ऐसा पुराने परवेज इलाही, नए परवेज इलाही, नए वाले। ओके, लेट मी गो बैक टू जैसा, जरा इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि हुकूमत ने इसको कैसा हैंडल किया, क्योंकि मैं आपके ट्वीट्स को देख रहा था, आपने बाज़ जगहों पर तस्हीह भी की और तशरीह भी की, तो हुकूमत की हैंडलिंग जो थी वो प्रोसीजर वाइज, कानून वाइज कैसी आपको लग रही?
देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा स्मार्टली खेला है इस सारी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने। और आज ये जो आपको इमरान खान साहब टोन डाउन नज़र आए, या आरिफ अलवी साहब का एक पेरेंटल हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक वो किया, उसकी बेसिकली वजह से यही है कि जो गवर्नमेंट की सतह पर कुछ प्रिकॉशंस ले लिए गए थे ना, उसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अब ये इमरान खान साहब के लिए भी मुमकिन नहीं रहा था कि वो उसमें से कोई कीड़े निकाल सके। और प्रिकॉशंस में आर्मी एक्ट के तहत उनको रिटेन करना, और साथ फिर ये कि इस चीज़ का भी बंदोबस्त कर लेना कि अगर ये परसों तक से कि कल तक वो नहीं होता तो उनको बैज लगा दें। ठीक है। बेसिकली देखें, कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसी वक्त तैनात होगा जब वो 4 स्टार जनरल बनेगा, और 4 स्टार जनरल की जब तरक्की होती है तो उसका पीरियड वहाँ से काउंट डाउन शुरू होता है जब उसको बैज लग जाता है। अब वो अगर एक जनरल साहब को आज बैज लग जाए तो उनका वो 3 साल की जो मुद्दत है वो शुरू हो जाएगी। ओके, आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। लेकिन एक को बैज लगाने के लिए दूसरे से सोटी वापस भी लेनी होती है, तो उस वो जनरल कमर बाजवा को भी रिलिंक्विश करना पड़ता, नॉट नेसेसरली बैज लगा के प्रमोट कर दिया जी, एंड देन ही इज गुड टू गो। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक है जी। नाज़रीन, रेड लाइन में खुशामदीद। ज़रा करें इसके ऊपर भी बात करें कि इमरान खान की जमात की तरफ से जो नया एलामिया आया, मैं भी राना सना से भी पूछ रहा था, उसमें तो वही पुरानी डिमांड्स, वही मुर्गा है और वही इसकी एक टांग है। मुहावरतन कह रहा हूँ, ये नहीं कि इमरान खान की टांग पे प्लास्टर चढ़ा तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, लेकिन वही उसकी एक टांग है। सो और वो उनका जो ऑडियंस है वो भी हुकूमत नहीं है, वो नई फौज की क़यादत है। सो प्रैक्टिकली नथिंग हैज चेंज। पीटीआई का बयानिया तो वही है। एग्जैक्टली, पीटीआई का बयानिया वही जो मैं आगाज में बात कर रही थी कि पीटीआई अभी भी ये चाहती है कि उनको पैम्पर किया जाए, उनको उठाकर हुकूमत में लाया जाए, उनके लिए सारी चीज़ें प्लान की जाए, उनके लिए फ़ोन कॉल करवाया जाए। अल्लाह जन्नत नसीब करें आमिर लियाकत साहब और दीगर लोग जो खुद भी बता चुके हैं, फिर इमरान खान साहब खुद बता चुके हैं कि किस तरह से उनको बंदे पूरे करने पड़ते थे। तो आज भी वो नई कमांड से भी वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको वही सारा ग्राउंड बनाकर दिया जाए। सिचुएशन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद अब इमरान खान साहब का सिलसिला जो है ना वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। शायद उनके लिए अटैकिंग जो उनका एक स्टांस होगा वो हुकूमत के लिए होगा, लेकिन वो अभी तक वहीं के वहीं मौजूद हैं। परेशानी की बात यह है कि 26 तारीख को जो वो अपना नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, जो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, वो इलेक्शन उनसे डिमांड कर रहे हैं, उनसे मांगेंगे जो अपने आप को कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हो गए। अगर वो ए पॉलिटिकल हो गए तो इमरान खान साहब, ये कौन सी जमहूरी रिवायात है? पार्लियामेंट के अंदर आपने आना नहीं है, रेलिवेंसी आपने अपनी बरकरार रखनी है, और उसी रेलिवेंसी को बरकरार रखने के लिए आज के सारी 2-3 घंटे की एपिसोड इमरान खान साहब ने की है। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। काशिफ अब्बासी साहब जो है उनको हम खुशामदीद कहते हैं, एयरवाइज से ताल्लुक, सीनियर सहाफ़ी। जैसा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये डिमांड है जिसका किरण जिक्र कर रही थी, हमने प्रेसिडेंट साहब की जो प्रोसीजरल डिविएशंस है उसकी तो जिक्र किया, एहतसाब पर भी आते हैं, इम्पीचमेंट पर, लेकिन सियासी तौर पर आप देखें तो नई क़यादत के लिए काफ़ी मसला है, बिकॉज तमाम चीज़ें वहीं पे हैं। मेरा ख्याल है तल्ला साहब, मेरा बिल्कुल इससे अपोजिट एक व्यू है। देखें, बाजवा साहब हो गए या जनरल फैज़ हमीद हो गए या जनरल आसिफ गफूर साहब हो गए, ये वो अफराद हैं जो इमरान खान साहब के साथ इस सारी पॉलिटिकल जो उनका फेज़ है उसमें डील करते रहे। वन पेज ठीक है। और जबकि जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो जिनकी तैनाती का आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इनका वो भी बीच में थोड़ा सा एक अरसा आता है, 6, 7, 8 माह का, और वो भी कोई इमरान खान साहब को उनके हवाले से कोई अच्छी यादें नहीं हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो लीडरशिप नई आर्मी की आई है, इसके लिए इमरान साहब कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक, और जिनको उन्होंने कोई फेस सेविंग भी नहीं देनी। ठीक है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें 29 के से ऑनवर्ड, और शायद वो जो राना सनाउल्लाह साहब से भी कोई बात वो कह रहे थे 2-3 दिन की, उनसे शायद उनकी मुराद यही थी कि 29 से ऑनवर्ड आप चीज़ों को देखें ज़रा। वंस द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज़ इन हिज ऑफिस, तो उसके बाद चीज़ें चेंज होंगी। इनके पास वो बैगेज नहीं है, इनके पास ये बैगेज फ्री है। काशिफ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि क्या नई क़यादत जो है वो सियासी बैगेज को या उस लेगेसी को जिससे के साथ उसने डील करना है, इमरान खान की सूरत में हो, सियासी डिविजन्स के हवाले से हो, अफरा तफरी के हवाले से हो, इल्ज़ामात के हवाले से हो, वो निस्बतन आसान होगा या उतना ही मुश्किल होगा जितनी पिछली क़यादत के लिए था? देखिए, अब नई जब फौजी क़यादत या अस्करी क़यादत जो आई है,
उसके पास एक बहुत बड़ा मौका भी है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर डिसएंगेज कर, और वो अगर डिसएंगेज करेंगे तो नजर आएगा, सबको पता चलेगा कि वो डिसएंगेज हैं। और अगर वो एंगेज करेंगे पॉलिटिकल लेवल पर तो वो भी पता चल जाता है, जाहिर है लोग आके आपको भी और हमें भी बताते हैं कि फलाने का फोन आया था या चैनल्स को फोन जा रहे हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये दिखाना है या नहीं दिखाना। तो बड़ी जल्दी ये पता चल जाएगा कि जो नई फौजी क़यादत है इसकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं या तो ARY को फिर पहले पता चलेगा ना कि नहीं? सर आजकल तो वैसे दूसरों को ज्यादा पहले पता चलता है, ये तो आपको ही पता है। फोन कैसे करके वैसे पूछ रहा हूँ मैं वो कह रहा हूँ कि हो सकता है इस दफा बाकियों को पहले पता चले जिनसे सारी स्टोरियां लगवाई जा रही है। आपको भी बेहतर पता है मेरे से कि हम तो अब पैकिंग ऑर्डर में थोड़ा पीछे चले गए। बिल्कुल सही है। नहीं, आप रुकवाने वाले कॉलम में चले गए। अब ये दूसरा याद रखिएगा कि ये भी सारियों की कोशिश होगी कि वो इस लाइन में सबसे आगे जाके किस तरह खड़े हो जाएं। सही कह रहे हैं, ऑलरेडी खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतजार कर रहे थे कि ARY पीछे हटे और हम अपनी लाइन सीधी करें। वो लाइनें सीधी कर ली है बहुत सारे लोगों ने, तो ये तो वक्त की बात है। मसला ये कि जिस तरह जनरल साहब ने भी बात की ना कि जस्टिस साहब ने माफ कर, आपने बड़ी काशिफ साहब आपने बड़ी ज्यादती की मुझे जनरल कह के। सर वो आपके साथ हो गया, ज्यादती हो गई, कोई और होता तो शायद वो कहता प्रोफेशन। गो अहेड, बट गो अहेड, टेल मी बताइए। ये अनकरीब पता लगेगा कि फौज कहाँ खड़ी। ठीक है, और उसके लिए कोई एक मयार आप बनाना चाहेंगे कि इस चीज पे परख होगी? दरअसल मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुन, आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ बने थे जनरल बाजवा, और जिस दिन वो तैनात हुए, मुझे शाम को एक फोन आया मुस्लिम लीग नून के एक वजीर का। उन्होंने कहा ARY में सबको बता दें कि अब अगले 3 साल इंतजार करें। अब वो पैनामा का दौर चल रहा था, आपको याद होगा, पैनामा की वो पूरी स्टोरी चल रही थी। अब ये भी बड़ी एक मिसपरसेप्शन होती है बहुत से लोगों में कि अब जो चीफ नया आ गया है तो वो हमारा है या किसी और का। इट ओनली टुक अ फ्यू मंथ्स जिससे सारी की सारी वो स्पेक्ट्रम बदल गया था। वो तमाम चीजें जो मुझे फोन पर की गई उस दिन, वो मेरा ख्याल 4 या 6 महीने भी नहीं चलते। ARY को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आज अगर आप चले, आप बार अगर ARY को कह रहे हैं, आपने हवाला देना कहा कि ARY को कह के 3 साल इंतजार करें, इंतजार नहीं करना पड़ा उन पर ज्यादा। चले सर, ज्यादा नहीं इंतजार करना पड़ा, लीव इट एट। ठीक है, आई हियर यू। अब ये सर देखिए, ये आपको ये नजर आएगा, अगर तो साथियों को फोन गए, ठीक, चैनल्स को फोन गए, पॉलिटिशियंस को फोन गए, पॉलिटिकल पार्टीज की मनूवरिंग हुई, आपको नजर आएगी। अगर नहीं नजर आती, इसका मतलब फौज मुकम्मल तौर पर, जो बाजवा साहब कह गए हैं कि क्या फौज ने ये फैसला किया। देखिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि फौज के बारे में तो हमें खुद ये कहते हैं कि जहाँ चीफ देखता है वहां पूरी फौज देखती है। तो अब चीफ ने ये फैसला करना है कि फौज ने सियासी तौर पर अपने आप को मुकम्मल तौर पर डिसएंगेज करना है, किसी किस्म की पॉलिटिकल बात नहीं सुननी किसी की, क्योंकि उनका काम नहीं किसी की पॉलिटिकल बात सुननी। लेकिन काश साहब, मैं सवाल है कि पैनलिस्ट के पास इधर भी आता हूँ, किरण के पास और जस्टिस साहब के पास। फौज तो ये कह रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनको कह रही है कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपने हमारे मुतालबात मानने हैं, नए इंतखाबात लेके देने हैं, आपने इंसानी हकूक जो उनके ख्याल में पामाल हो रहे हैं उसको बहाल करना है, मीडिया की कदगनें आपने हटानी है। सो द डिमांड लिस्ट, जैसे साहब स्टार्टिंग विद यू, इज टूवर्ड्स द आर्मी। तो ये एक पुश फैक्टर नहीं, ये पुल फैक्टर है। तो पुल फैक्टर को किस तरह रेजिस्ट करेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि ये बात वही आ जाएगी कि किस तरीके से आप एक डिमांड को एंटरटेन करते हैं। ठीक है, और इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये पहली तो बात ये है कि ये पूरे सुनने वाले नाजरीन को ये बात पता होना चाहिए कि ऐसी डिमांड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करना इट्सेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ज़ाहिर है हमारा इतना वो हुआ है मामला कि अभी मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पर 29 तक जो नए आर्मी चीफ हैं वो कोई उस पर रिप्लाई भी कर सकते हैं या किसी तरीके से कर सकते हैं जी कि आपने अगर इलेक्शन लेने हैं तो जाएं आप पार्लियामेंट में। बल्कि उनको ये भी नहीं कहना चाहिए कि वो रास्ता दिखाएं। एक सियासतदान को खुद रास्ता पता होना चाहिए कि उसकी जो प्रोटेक्शन है और उसकी जो रिकग्निशन है वो पार्लियामेंट है। और आप ये सारी इलेक्शन किस लिए डिमांड कर रहे हैं
क्या आपने इलेक्शन इसलिए डिमांड करना है कि आपने नासिर बाग में जलसा करना है, आप या अब चले आकी स्टेडियम की रवायत पड़ गई, अब अगला जलसा आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में करेंगे, वो करने के लिए कर रहे हैं, पार्लियामान में जाने के लिए कर रहे हैं। और जिस पार्लियामान का आप ऑलरेडी हिस्सा हैं, उसके तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जितनी चीज़ें हैं वो आप एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ अपनी ड्यूटी आप अदा नहीं कर रहे। तो ये जब तक ये खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को खुद रिकग्नाइज नहीं करेंगे इमरान खान साहब या उनकी पार्टी, तो उस वक्त तक आगे ये खुद नहीं बढ़ सकते। वो एक ये राउंड अबाउट पे चलते रहेंगे, पता चलेगा कि कोई किसी किस्म की ट्रैवलिंग नहीं हुई, चाहे आप उसको लॉन्ग मार्च का नाम दे दें, राउंड अबाउट मार्च। अब मेरे हिसाब से तो अब शॉर्ट मार्च वाली बात आ गई है। तो इसलिए ये मुतालबा इटसेल्फ, और मुझे जो थोड़ा सा एक अंदाज़ा है कि मौजूदा जो क़यादत आई है आर्मी की, कि उनके हवाले से कि वो बिल्कुल इस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं करें। ओके, और करना भी नहीं चाहिए। और कब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? क्योंकि कल जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बात की कि जो गालम गलोच है, जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, जो तनकीद का अंदाज़ है, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन उसकी भी एक हद है। सो इन अ वे दे आर आल्सो ड्राइंग द रेड लाइन। लेकिन ये ज़रा आइए कि इमरान खान साहब जो हैं अब 26 के रोज़, यानी 3 दिन पहले जब आर्मी चीफ ने टेक ओवर करना है, वो जलसा कर रहे हैं, तो आप ज़रा प्रोजेक्ट कीजिएगा वो फिर करेंगे क्या? 26 को जलसा हो जाएगा, फिर वो लोग किधर जाएंगे? Exactly. उनको वो इस्लामाबाद की तरफ लेके जाएंगे, या कहेंगे कि घर जाओ, या यहाँ बैठे रहो? जरा प्रोजेक्ट कीजिएगा, उनके ऑप्शंस क्या हैं? तलत साहब, पहले भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। 8 महीने आप मुसलसल एक आपके मुताबिक एक जद्दोजहद करते रहे, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं। अब तो बिल्कुल वही जो सर वाली बात कि बैगेज भी नहीं है कोई। फिर सेकेंडली ये कि अभी जब कह रहा है कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, तो वो इस तरह से आके आपकी जो विश लिस्ट है उसको आके टेक केयर नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो खान साहब आएंगे, उनका नैरेटिव जो वो लेकर चल रहे थे उसमें से बहुत सारी चीज़ों को तो वो खुद रोल बैक कर चुके हैं। उनका वोटर सपोर्टर इस वक्त कंफ्यूज है कि वो किस चीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि वो आकर जो कल खान साहब ने बात की थी, पहले वो उसको डिफेंड कर रहे थे, अब आज जब खान साहब ने उसी पे यू टर्न लिया तो वो आके कंफ्यूज हैं कि उसको किस तरह से हम उनको फेस सेविंग दे। तो खान साहब को इस वक्त तो किसी फेस सेविंग की ही जरूरत है। क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, क्लैरिटी कोई नहीं है। एक पॉइंट इसमें मजीद मैं ऐड करना चाहूंगी, भी आप राना साहब से बात कर रहे थे, वो फितना फसाद की बात कर रहे हैं। सर, ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब आई तो इनके राना सनाउल्लाह समेत तमाम लोगों का कहना यह था कि जी हमने अपनी सियासत को पसे पुष्ट डाल दिया, हमने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। तो ये बात तो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि इमरान खान साहब क्या उनकी अनानियत कह लीजिए या उनके अपने मसाइल कह लीजिए कि वो अपने अलावा हर किसी को चोर लुटेरा डाकू समझते हैं, वो तो किसी के साथ बैठेंगे नहीं। तो मौजूदा हुकूमत एक स्टेप फॉरवर्ड करे, कोशिश करे, बैठ के साथ देखे, क्योंकि इस वक्त मुल्क को सियासत की और अनानियत की जरूरत नहीं है। It takes two to tango, it takes two to talk। ये अच्छी बात है कि एक पार्टी अपनी तरफ से कदम बढ़ाए। जरा काशिफ, मैं आपसे क्विकली जानना चाहूंगा, इमरान खान 26 को सारे मुल्क से वो लोग बुलवा रहे हैं, खैमा बस्तियों का जिक्र कर रहे हैं, डिमांड लिस्ट उनके सामने आ गई है, माजी भी उनका हमारे सामने है। प्रोजेक्ट कीजिएगा कि वहां से वो 2 राहें पे खड़े होंगे, 3 राहें होंगी, राउंड अबाउट होगा, वो जाएंगे कहाँ वहां से? 26 के बाद 27 भी है नहीं है, क्या करेंगे? बहुत लिमिटेड ऑप्शन है खान साहब के पास। लिमिटेड इसलिए क्योंकि अगर वो धरना देके बैठ भी जाते हैं तो अगेन 26 के बाद 27, 27 के बाद 28 लोग कम होते जाएं, और आपका जो जोर है, अगर बहुत बंदे भी पहले दिन आ जाए तो एवरी पासिंग डे वो लोग कम होते जाते हैं। और जैसे हमने पहले धरने में देखा 2014 वाले में भी कि आफ्टर अ व्हाइल कुर्सियां रह गई थी खान साहब के पास, तो उसके साथ साथ आपके मौक़िफ़ भी कमजोर हो जाता है। मुझे नहीं लगता खान साहब अपनी इंटरनल मीटिंग्स में ये कहते रहे हैं कि वो अब एक बंद गली में नहीं जाना चाहते, इसे धरना नहीं देंगे, लेकिन एक टेंट सिटी भी सेटअप हो रहा है। लेकिन मुझे इसलिए लगता है कि वो सारों को ही वांट्स टू कीप एवरीवन गेसिंग कि वो नेक्स्ट क्या करेंगे। तो लेफ्ट ले लेंगे, राइट ले लेंगे, रात गुजारेंगे वहां पे, 2 दिन गुजारेंगे, लेफ्ट राइट करते रहेंगे। अच्छा, वज़ारत दाखिला की तरफ से काशिफ साहब एक, क्योंकि लेटर भी चला गया असद उमर साहब को जिसमें हमले के खतरे का कहा गया है, तो मुझे लगता है शायद उसके जरिए कोई फेस सेविंग लेने की कोशिश की जाए। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की परमिशन की भी माहौल बनाया जा रहा है। सो इन अ वे काशिफ यू आर सेइंग कि बुनियादी तौर पर 26
उनका भी कल्मिनेशन पॉइंट होगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं, तो उसको भी कल्मिनेट होना होगा। लेकिन यू डोंट सी कि ये बहुत बड़ा धमाका खेज किस्म को, कोई बिग बैंग आप तवक्को नहीं कर रहे। देखिए, अगर बहुत बड़ा क्राउड आ जाए, लेट्स अस्यूम फॉर अ सेकंड कि 26 का दिन आया, 2-3 ही ऑप्शंस है कि एक तो बहुत बड़ा क्राउड आएगा, या अच्छा क्राउड आएगा, या बहुत बुरा क्राउड है। लेट्स से बहुत बड़ा क्राउड भी आ जाए, वो तकरीर करने के अलावा कुछ नहीं कर, एक तकरीर करेंगे, अपनी सेट ऑफ डिमांड रखेंगे, जैसे आज की मुझे इलेक्शन चाहिए, वो एस्टैब्लिशमेंट को मेरा ख्याल है एक आवाज उधर भी देंगे कि आपकी ये जिम्मेदारी है, उनसे कहा जाएगा कि इलेक्शंस करा दें। लेकिन उसके आगे देखिए, तकरीर के आगे क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि धरना। मैं आपको बताता हूं तकरीर के आगे क्या कर सकते हैं, ब्रेक में जाने से पहले बताऊंगा। क्विकली यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? और सर एक चीज मैं, ये जो अभी बार बार बात हो रही है ना पॉलिटिक्स की, देखिए एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आया है, 2018 का इलेक्शन भी हुआ है इस मुल्क में, जब क्योंकि आपने बाजवा साहब की तकरीर का भी जिक्र किया और राणा साहब का भी जिक्र किया, डील करने को सारे तैयार बैठे। हम ये परसेप्शन ना बनाएंगे कि खाली एक पार्टी खराब है दूसरी अच्छी है। 2022 की नो कॉन्फिडेंस भी एक डील के जरिए आई थी, उधर से पहले इसी किस्म की गुफ्तगू आपको याद होगा जो इमरान खान साहब 6 महीने करते रहे, ज्यादा आगे चले गए। इतने भी प्रैक्टिकल नहीं है, आई हियर यू। सारे प्रैक्टिकल लोग हैं जो बैठे हुए, वो उनको पता है किससे किस वक्त क्या बात करनी है। क्विकली लाइक 5 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, गो अहेड। मेरा ख्याल है कि ये जो 26 का इमरान खान साहब का कॉल है, ये 27 में नहीं एंटर होगा। ठीक, उसकी एक प्रैक्टिकल भी वजह है कि 1 दिसंबर से एक क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है, और जाहिर है 27 से टीमों ने वहाँ पे प्रैक्टिस भी शुरू करनी है। मुल्क भी बड़ा अहम है, और जाहिर है कि वो इंग्लैंड है, और उनके जो वो क्या है, वो उनको ये खान साहब किसी हद तक रमीज राजा साहब के साथ जो उनके हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने मुलाकात की और शायद कोई उन्होंने अंडरस्टैंडिंग भी दी होगी। सो यू डोंट सी इट गो टू 27। ओके, आप बताइए। खान साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता इंग्लैंड को, तो ऑब्वियसली वो इस चीज का ख्याल करेंगे। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वो इलेक्शन मांग भी रहे हैं, तो प्रैक्टिकली इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पर हम इस हाल में हैं कि हम इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली उनको, आई डोंट थिंक सो कि उनकी किसी भी विश लिस्ट को मीट किया जाएगा। तो अभी खान साहब को शायद एक राउंड लगाकर वापस ही जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। 26 ज्यादा दूर नहीं है, जिस तरह आज के दिन भी ज्यादा दूर नहीं था कि चहजान बहुत था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान तकरीर के बाद क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कि एक और तकरीर करेंगे। नाज़रीन, अब हमें कुछ सोचना है। कल मौजूदा आर्मी चीफ, जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने एक तकरीर की यौम शहदा के मौके पर। उस तकरीर पर बड़ी हेडलाइंस बनी, अगरचे आज के दिन चूँकि नए आर्मी चीफ की और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनातियाँ हो गई हैं, तो वो तकरीर वाला मामला ज़ेर बहस नहीं आया। लेकिन जनरल कमर बाजवा ने बातें काफ़ी की। उन्होंने बिलखसूस इस दुख का इजहार किया कि जब फ़ौज ने न्यूट्रलिटी अपनाई तो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। तनकीद का निशाना बनाते हुए जो लहजा इस्तेमाल किया गया, जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो गालम गलोच की गई, उससे बहुत दिल आज़ारी हुई और होनी भी चाहिए। और मुसलसल हम तो अपने प्रोग्राम्स में और अपने ट्वीट्स में और वीलॉग्स में कहते चले आ रहे हैं कि इस ज़ुबान की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो ज़ुबान इस्तेमाल हुई और किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ वो ज़ुबान नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कैसे मैं ना मानूँ की रट जो है वो लगाई जाती है और उसको तब्दील होना होगा। और सबसे अहम बात उन्होंने की कि एक ख़ास फ़ैसला किया गया था, जिसके बाद जनवरी के अंदर हमने ये डिसाइड किया कि फ़ौज को सियासत से मुकम्मल तौर पर हट जाना है। अब सोचने की बात यह है कि ये तमाम अच्छे माइलस्टोन्स हैं, ये तमाम अच्छी बातें हैं जो की गई हैं, लेकिन अगर तारीख़ में एक कट ऑफ पॉइंट आप लगाते हैं अपनी पॉलिसी को तब्दील करने का, तो उससे पहले की तारीख़ जो है वो ज़ायल नहीं हो जाती। उससे पहले के जो आमाल हैं, उनके नताइज जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो जो न्यूट्रलिटी से पहले के आमाल हैं, उनके नताइज सारी कौम को भुगतने पड़ रहे हैं। और ये वो लेगेसी है जो हमें सोच समझ के बनानी चाहिए। तो नई क़यादत को भी इसके बारे में सोचना है, जो आउटगोइंग आर्मी चीफ़ हैं उनको भी इसके बारे में सोचना है, और जिन सियासतदानों ने वक्ती फ़ायदे उठाए और बाद में बहुत सारे नुकसानात उठाए, उनको भी सोचना है कि आप अपनी पॉलिसी के ताबे आपने चलना है या किसी की पॉलिसी के ताबे आपने चलना है। अगर ये तीनों ने नहीं सोचा तो पाकिस्तान मौजूदा बहरान से नहीं निकल पाएगा। आइए आपको हम कराची लिए चलते हैं। शायान वहाँ पर मौजूद हैं, समा डिजिटल की तरफ से हमें बता रहे हैं कि आज के ट्रेंड्स क्या हैं। जी शायान, बताइएगा क्या हैं ट्रेंड्स आज के?
देखें तलत साहब, वैसे तो ट्रेंड्स काफ़ी थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो आज कराची में जिस तरह आज आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, इसके बाद से लेके 3 से 4 ऐसे ट्रेंड हैं जो सुबह से ही चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें वो आर्मी चीफ से रिलेटेड है, जो आज ही शुरू हुआ, दोपहर के वक्त इसे शुरू किया गया, जिसमें 4 घंटों में 33,000 से ज़ायद ट्वीट हो गए हैं। आसिम मुनीर के लिए ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उनको मुबारकबाद दी जा रही है और इस वक्त भी वो ट्रेंड कर रहे हैं। एक और ट्रेंड चल रहा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ट्रेंड से कर रहा है, वो 8 घंटे पहले शुरू हुआ और उसमें भी तकरीबन 37,000 ट्वीट्स हो चुके हैं और 9 घंटे से ये ट्रेंड में है। एक ट्रेंड चल रहा है, कल से चल रहा है, वो 20 घंटे हो गए, बाजवा उनके नाम से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। उसमें पॉजिटिव भी बातें की जा रही हैं और नेगेटिव भी की जा रही हैं, तो वो भी एक ट्रेंड चल रहा है। और एक और ट्रेंड है, मिलते हैं पिंडी में, ये पीटीआई चला रही है और ये 20 घंटे पहले शुरू हुआ था और इसमें अब तक 1,67,000 ट्वीट्स हो चुके हैं। अब जिस तरह पिंडी में उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, तो इसमें भी पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। एक और ट्रेंड कर रहा है, पता चला कौन है न्यासी। इस ट्रेंड का कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है कि जिस तरह अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाने वाली मिसाल है ये, कि वो इसमें आरिफ अलवी की जो सदर पाकिस्तान है उनकी तस्वीर शेयर कर रहे हैं और साथ साथ इमरान खान की, कि इमरान खान ने आखिरी बॉल पर छक्का मार दिया, आरिफ अलवी बहुत ही पावरफुल शख्सियत है। इस तरह के ट्वीट्स देके कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें भी 24,000 ट्वीट्स हो चुके हैं और 7 घंटे पहले ये शुरू किया गया था और इस वक्त भी ये ट्रेंड कर रहा है। जो आसिम मुनीर हैं, नए आर्मी चीफ हैं, उनके लिए भी काफ़ी ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें उनके प्रोफाइल के बारे में बताया जा रहा है और एक ख़ास कर जो मैंने एक पहलू नोट किया वो लोग ये कह रहे हैं कि वो हाफिज़ कुरान है। तो इससे पहले कोई आर्मी चीफ शायद हाफिज़ कुरान नहीं था, तो इस तरह की उनके प्रोफाइल के बारे में पॉजिटिव बातें की जा रही हैं। थैंक यू शायन, बहुत आपका। अगर रावलपिंडी के अंदर उतने लोग इकट्ठे हो गए जितने ट्वीट्स हुए हैं, यानी 1,66,000, तो बहुत बड़ा जलसा होगा। देखते हैं कि ट्वीट्स के मुताबिक पिंडी के अंदर ये जलसे होते हैं नहीं। कुछ हमने ट्वीट्स आपके लिए सिलेक्ट किए थे। साबिर शाकिर का एक ट्वीट है, बल्कि उसकी सीरीज़ है, वो आपके सामने है। अब उनको सब्र भी करना है और शुक्र भी करना है, दोनों वो काम कर रहे हैं। शेख रशीद आपको बता रहे हैं कि किस तरह आज की तैनातियों के बाद इमरान खान जो हैं वो उनकी जीत का आगाज़ हो गया है। लेकिन जो मेरा फेवरेट ट्वीट है वो वीना मलिक का है। क्या तस्वीर लगाई है और क्या शेर पड़ा है और कैसी इंडोर्समेंट दी है। फेवरेट मेरा क्यों है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन ये 3 ट्वीट्स मेरे ख्याल में जो मैंने आपको दिखाई, ये सम अप करते हैं आज की दिन की डेवलपमेंट्स।